अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आज इलेक्शन कमीशन ने जवाबी ख़त लिखा है सदर पाकिस्तान को। सदर पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ ख़त लिखा था और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ये दावत दी थी कि वो आएँ और जो इलेक्शन है उसकी तारीख से मुताल्लिक इस पर मुशावरत की जाए। इलेक्शन कमीशन ने अपने ख़त में ये लिखा है कि क़ानून में जो तरमीम की गई है उसके बाद ये असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील हुई है और इसलिए अगर 48(5) के साथ मिला के पढ़ा जाए और फिर इलेक्शन कमीशन की जो शिक है 57 उसको भी देखा जाए तो उसके मुताबिक ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का बनता है। असम्बली अगर आइन के आर्टिकल 58(2) के तहत तहलील होती तो फिर सदर पाकिस्तान इससे मुतालिक इलेक्शन से मुतालिक अपनी तारीख़ दे सकते थे। अब मामला ये है कि सदर पाकिस्तान का ये जो ख़त है, क्या सदर पाकिस्तान को इस मामले में मुशावरत की इजाज़त है? सवाल तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर इसके सियासी पहलू देखे जाएँ या सदर पाकिस्तान या सदर ममलिकत के ओहदे को देखा जाए तो क्या सदर ममलिकत किसी इदारे के सरबराह को मुशावरत के लिए बुला सकते हैं या नहीं, या ये मामला इतना बड़ा है या इसको तूल बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। बहरहाल इलेक्शन कब होंगे, जो हैरान कुन बात यह है कि अब मुस्लिम लीग नून जो है उसकी तरफ से कुछ आवाज़ें उठ रही हैं और वो सदर ममलिकत का जो मौक़िफ़ है उसकी किसी हद तक तायद करते नज़र आते हैं और ये कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख़ देना मुसद्दिक मलिक साहब के बकौल सदर ममलिकत का इख्तियार है। हालांकि जो कानून में तरमीम साजी हुई, तरमीम की गई, वो आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर क़ानून थे, उन्होंने ही ये इलेक्शन एक्ट 2017 में तब्दीली लाई थी। बहरहाल इलेक्शन 90 रोज़ में हों, ये सियासी जमातों की तरफ से भी अब मुतालबा किया जा रहा है। ये मामला किस तरफ जाएगा, इस पर आज के प्रोग्राम में मुफस्सल बात करेंगे। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि तोशा खाना जो ट्रायल केस है, जो फ़ैसला है, उसके ख़िलाफ़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के बीच सैंडविच बन चुका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आने तक इस पर समाअत मुलतवी कर दी हैं। अब ये फ़ैसला क्या आएगा, लेकिन फ़ैसले से पहले ही बहुत से मामलात ऐसे हैं। एक दरख्वास्त चेयरमैन PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी और उन्होंने अपने केसेस लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल करने की इस्तदा की थी। ये पिक्चर कैसे अनफोल्ड होगी, लेकिन इस सारी सूरत हाल में PTI की तरफ से PTI के कैंप में ड्रामाई मोड़ उस वक्त आया जब PTI की लीगल टीम को लीड करने वाले लीड काउंसिल ख्वाजा हारिस ने ख़ुद को अलहदा कर लिया। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा हारिस का ये मौक़िफ़ था, वो ये चाहते थे कि जो अप्रोच इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक PTI की लीगल टीम ले रही है वो मुनासिब नहीं है। बहरहाल ख्वाजा हारिस ने जो फ़ाइल्स हैं इन केसेस से मुतालिक, चेयरमैन PTI के केसेस से मुतालिक, वो पहुँचा दी हैं जो अब नई लीड काउंसिल हैं लतीफ़ खोसा साहब और उनके साथियों को। बहरहाल ये सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या लतीफ़ खोसा साहब कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे ख्वाजा हारिस साहब के निस्बत। एक और डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान की जो बाहमी सियासत है वो अपनी जगह है, लेकिन हम दुनिया की बात करें, जो ब्रिक्स ममालिक हैं, इसके मेंबर ममालिक हैं, अब वो अपना जो नंबर है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 नए जो ममालिक हैं उनके शामिल होने से मुताल्लिक़ खासा काम हो चुका है। चाइना की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का हिस्सा बने। अब ये देखना पड़ेगा कि ब्रिक्स में अगर पाकिस्तान आता है तो जो दीगर मामलात हैं पाकिस्तान के वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ, वो किस हद तक मुतासिर होंगे। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। ज़फ़र हिलाली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हिलाली साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करते हैं। नैयर बुखारी साहब साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, मायनाज कानूनदान भी हैं। बुखारी साहब आपका शुक्रिया, आपसे भी बात करते हैं। हिलाली साहब, सबसे पहले तो ये जो मामला चल रहा है, खतूत आ रहे हैं, फिर उसका जवाब भी आ रहा है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये कह दिया है कि इससे मुताल्लिक आइन और कानून वाज़े है, लिहाजा इस तनाजुर में सदर ममलिकत से मीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या समझते हैं, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ठीक है, दुरुस्त है? देखिए, दुरुस्त है या ना दुरुस्त है, मैं समझ नहीं सकता हूं कि इस पे कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, लड़ाई क्यों हो रही है इन दोनों के दरमियान। लगता ऐसा है कि इन दोनों के दरमियान कोई फ्रिक्शन है। मिसाल के तौर पे
क्या कहा प्रेसिडेंट साहब ने? प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि भाई आके में मिलो कल या आज या कल, उससे हम फैसला करते हैं कि इलेक्शंस कब होना चाहिए। भाई बात ये है, अगर आप कहते हैं हाँ मैं ज़रूर आऊँगा आपको मिलने के लिए प्रेसिडेंट साहब, आखिर आप प्रेसिडेंट हैं, आपने मुझे दावत दी है, मगर जो फैसला होगा इसके बारे में अभी तक हमारे पास, माने इलेक्शन कमीशन के पास पूरा इनपुट नहीं आया है, तो हमने फैसला अभी तक नहीं किया है। और जैसे आपको पता है ये तरमीम हुई है एक बिल में, जिससे अब ये फैसला मुझे करना पड़ेगा, तो मैं ज़रूर ये फैसला करूँगा और आपको इत्तला भी दूँगा और बड़ी खुशी से आपको मिलूँगा आपके साथ बात करने के लिए। इसका क्या फ़र्क पड़ता है अगर थोड़ा पोलाइटली ऐसे बात एक एक से कर लें? हर चीज़ में लड़ाई की ज़रूरत है? और वाकई अगर आप समझते हैं कि ये कंट्रोवर्सी नहीं है, उसको ख़त्म करना है, माने कब होगा इलेक्शंस, तो क्यों नहीं आप एक पब्लिक में रेफरेंडम करते हैं? पूछे कि आपको पुराना सेंसस के तहत ये चाहिए फैसला कि नया सेंसस? अगर पुराना है तो पुराना सेंसस के तहत हम इलेक्शन कर सकते हैं 3 महीने में, और अगर नया सेंसस है तो फिर सेंसस और डीलिमिटेशन ये थोड़ा वक्त लगेगा, 6 महीने में कर देंगे। माने कि मैं समझ नहीं सकता हूं कि हर चीज को कंट्रोवर्शियल, हर चीज को पॉलिटिसाइज करना, ये बड़ी अफसोस की बात है और ये गलत तरीका है। सही। अच्छा, यही सवाल मैं नैयर बुखारी साहब आपके सामने रखूंगा। आइन में तरमीम के बाद कुछ चीज़ें तो समझ आ जाती हैं कि ये असेंबली डिज़ोल्व हुई प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, 58(1) इस पे आता है, और फिर इलेक्शन एक्ट 2017 57 क्लॉज आई थिंक वो कहती है कि ये इलेक्शन कमीशन शेड्यूल देगा। अगर 58(2) के तहत होती तो फिर सदर ममलिकत ही दे देते। लेकिन ये तनाज़ा एक तनाज़े की सूरत हाल क्यों इख्तियार कर गया है? अगर सदर ममलिकत बुलाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो मुलाकात करने में कोई अमर माने है क्या? थैंक यू। गुजारिश यह है कि जो प्रीवियस प्रोविजन थी ना इलेक्शन एक्ट 2017 की आर्टिकल सेक्शन 57 की, उस वक्त तो ये ज़रूर था कि जी प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद कमीशन गिव डेट फॉर द इलेक्शन, लेकिन उसमें फिर अमेंडमेंट आ गई है, और जो अमेंडमेंट आ गई है उसमें वो पावर्स प्रेसिडेंट साहब के पास नहीं है और प्रेसिडेंट साहब को ख़त नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन अगर इलेक्शन एक्ट के प्रोविजंस के नीचे में लिखा, लेकिन वो प्रेसिडेंट है, उनके पास एक इख्तियार ज़रूर है, वो इख्तियार उनको आर्टिकल 48(5) देता है, सब आर्टिकल, कि उसमें लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग विद प्रोविजंस इन सब आर्टिकल 1 द प्रेसिडेंट शैल गिव डेट ऑफ इलेक्शंस विदिन 90 टू बी हेल्ड विदिन 90 डेज। तो ये आइन उनको इख्तियार देता है, और आइन इस मुल्क का सुप्रीम लॉ है। इलेक्शन एक्ट जो है ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं करती। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ डिसोल्यूशन होगी तो फिर वहाँ पे इख्तियार प्रेसिडेंट के पास है, जहाँ पे टर्म पूरी होगी और जो 5 साल अपनी असेंबली पूरी करेगी, तो फिर उस वक्त ये इख्तियार प्रेसिडेंट के पास नहीं होगा, बल्कि वो इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हो। जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो सिंपल रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सिंपल रीडिंग ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 है। नहीं, लेकिन बुखारी साहब यहाँ पे टर्म पूरी तो नहीं हुई ना, असेंबली तो 9 अगस्त को डिसॉल्व हो रही है, ये अलग सवाल है। लेकिन तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे हो रही है असेंबली, कहना एवरीबडी नोज इट कि डिसोल्यूशन हुई है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है जी, इसमें तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है। हाँ। जब डिसोल्यूशन होगी तो फिर आर्टिकल 48 जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो ऑपरेटिव होगा। नहीं, यानी आप कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में इलेक्शन की तारीख देना सदर ममलिकत का काम है? मैं समझता हूँ कि आइन ये बात कहता है। यानी इलेक्शन कमीशन जो अभी आज जो इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया है कि असेंबली 58(1) के तहत डिसॉल्व हुई है, अगर 58(2) के तहत होती तो फिर आपका इख्तियार था, अभी हमारा इख्तियार है, तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है क्या बुखारी साहब? देखिए जी, मैं तो 48 की बात कर रहा हूँ, फिर आर्टिकल 224 की बात करता हूँ, वो 90 डेज कहता है। 48 वो जो है डिसोल्यूशन देखे ना, डिसोल्यूशन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हुई है, आज खुद तो प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व नहीं की। 58(2) चली गई है बहुत पहले 18th अमेंडमेंट में, जब प्रेसिडेंट के पास अख्तियार,
तो प्रेसिडेंट ने ये भी आर्टिकल है कि आर्टिकल 48 कहता है कि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जी। लेकिन इसमें नॉटविथस्टैंडिंग जब आ गया सब आर्टिकल 5 में, तो फिर ये मैं समझता हूँ कि ये इख्तियार प्रेसिडेंट के पास था कि वो इलेक्शन की डेट दे विद इन 90 डेज की। दिस इज द सिंपल रीडिंग जो मैं समझ पा रहा हूँ। सी हिलाली साहब 58(2) तो चली गई, लेकिन 58(2) तो मौजूद है, और 58(2) को अगर हम पढ़ें तो उसके मुताबिक तो ये असेंबली डिसॉल्व होती नजर नहीं आई हमें। देखिए, दो चीज़ें मेरे ख्याल में ये वाकई इंटरप्रिटेशन के डिफरेंस आ गया है, और अगर आ गया है तो ये रेफरेंस होना चाहिए कोर्ट को, और कोर्ट जो फैसला करता है, सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो दैट इज़ द फाइनल वर्ड। और जब अगर वो डिले हो सकता है जैसे हुआ था 14 मई का फैसले के बाद, तो इधर भी क्यों नहीं हो सकता है? तो हम लोग इस तरीके से बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। 14 मई नहीं देखा आपने? 14 मई का तो कमाल हुआ है, आज तक उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है अपार्ट फ्रॉम आउटराइट डिफायंस, और जिसका सजा है बड़ा शदीद, इट्स अ वेरी हैवी पेनल्टी। तो मेरे ख्याल में हम लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं, इट्स ऑब्वियस। बुखारी साहब जो कह रहे हैं मेरे ख्याल में दैट्स वेरी रीजनेबल, नॉटविथस्टैंडिंग। चलिए, उसके माने जो भी कहा गया है नॉटविथस्टैंडिंग, तो चलिए ये एक इंटरप्रिटेशन हो गया। कोर्ट को बिठाओ, फैसला करो। जी हिलाली साहब, जो बुखारी साहब कह तो रहे हैं, आइन की बात भी कर रहे हैं। जी जी, लेकिन आइन 14 मई को भी तो 90 रोज में इलेक्शन करवाने की बात करता था, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ गया। तो बुखारी साहब समझ नहीं आ रही कि अगर आज आप आइन की बात कर रहे हैं, उस वक्त आप लोग ठीक थे या आज आप लोग ठीक हैं, और क्या ग्राउंड रियलिटीज़ को जवाज़ बना के बुक को या आइन को पीछे रख देना मसलहत के तहत वो ठीक है या कुछ और ठीक है? थैंक यू। मैं पहले थोड़ी सी वजाहत कर दूं। आपने रेफरेंस दिया है, आपने रेफरेंस दिया है 58(2) का। जी, 58(2) डील करती है प्रेसिडेंट की पावर्स को कि जब किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लीडर हाउस के पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए और फिर किसी और को मेजॉरिटी हासिल ना हो, वो कोई नया प्राइम मिनिस्टर हाउस इलेक्ट न कर पाए, मेजॉरिटी हासिल न कर सके कोई शख्स तो बिकम प्राइम मिनिस्टर, तो फिर डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट के पास कि वो खुद डिसॉल्व करे। जी, अब थोड़ा सा फर्क आप पढ़ लें कि जब एडवाइस उन्होंने दी तो उस एडवाइस पे उन्होंने जो पार्ट 1 है, द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व नेशनल असेंबली इफ सो एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर and the National Assembly shall unless sooner dissolved stand dissolved at the expiration of 48 hours। तो इसमें तो प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस तो दी थी जी, ये तो हुआ नहीं कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो गया हो और फिर कोई और शख्स मेजॉरिटी हासिल ना कर सका हो। तो दिस अ डिफरेंस, यू नो। पहली बात तो ये मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपको कर दूं। लेकिन बुखारी साहब यही बात तो हम भी रख रहे थे ना। अब जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है वो कह रहा है कि 58(1) के तहत अगर असेंबली डिसॉल्व हो रही है तो फिर जो स्केड्यूल है वो हमने देना है, तारीख हमने अनाउंस करनी है, और हम भी ये कह रहे हैं कि 58(2) के तहत तो असेंबली डिसॉल्व हुई नहीं है ना। जी, देखें ना जी, यही तो मैंने क्लैरिटी की है कि 58(2) के नीचे प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है। प्रेसिडेंट जब भी डिसॉल्व करता है, वेदर एडवाइस पे करता है, इसमें करता है, ये नहीं लिखा गया जो 48(5) में, उसमें है कि जब रेजोल्यूशन होगी, रेजोल्यूशन मीन्स ऑन द एडवाइस और अदरवाइज, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। उसमें कहीं 48(5) में लिखा है कि जब वो हाउस नया लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट नहीं कर सकेगा तो फिर ये होगा। Resolution means resolution, either on the advice of the Prime Minister or otherwise if somebody fails to have majority in the National Assembly after the vote of no confidence. It's a very simple thing. दूसरी बात आपने पंजाब और KPK की, उसको कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट साहब ने खुद बनाया, उसको कोर्ट्स ने बनाया,
और मैं समझता हूँ कि कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स, डिवीजन इन दी जुडिशरी, वो मौक़िफ़ एक था कि 3-2 डिसीजन है, फिर एक कहते थे 4-3 का डिसीजन है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट थी। पंजाब में डेट दे दी, KPK में डेट ही ना थी, गवर्नर ने डेट दी, उस पर बॉदर ही नहीं किया। और फिर उसकी एक रीजनिंग थी, जो पॉलिटिकल रीजनिंग थी कि ऑलमोस्ट कोई 68-70% पॉपुलेशन का इलेक्शन बाकी को छोड़ के हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इन 2 प्रोविंसेस में इलेक्शन आता तो जनरल इलेक्शन पे, जो नेशनल असेंबली पे, उस पर इनका इम्पैक्ट आता है। मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि हमारी गिलगित बल्तिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियन, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं या आज़ाद कश्मीर के, उनका हमेशा इसरार रहा कि जनाब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जो भी होती है जिस पार्टी की, दैट अफेक्ट्स द इलेक्शन रिजल्ट्स। फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकते, और फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस उस सिचुएशन में हो नहीं सकते थे कि 70%। अब देखें ना, वो इलेक्शन हो जाते, प्राइम चीफ मिनिस्टर आ जाते जिस भी जमात के आते। बुखारी साहब तब आर्टिकल 224 कहाँ पे था, कब 90 रोज में इलेक्शन जो आइन कहता है वो कहाँ पे थे? मेरा तो बुनियादी सवाल ये है ना, अब ये मसलहत के तहत अगर किताब को पीछे रख दिया जाए, उसका रीजनिंग एक और भी थे जी कि इलेक्शन कमीशन वाज अनएबल टू होल्ड द इलेक्शंस। जो उनकी जिम्मेदारी है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की, आर्टिकल 218 के नीचे, वो उन्होंने कहा हमारे में इस्तात नहीं, हमारे पास वो जराए नहीं, हमारे पास वो वसाइल नहीं। और फिर जो मशीनरी थी, वो मशीनरी ये थी जो एग्जेक्टिव ने उनको सपोर्ट दी थी, वो नहीं थी। आज जो केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करे, असिस्ट करे फॉर होल्डिंग फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस जी। वो आर्टिकल 218 वो कहता है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को आप इलेक्शन कराने चाहिए। हमारी जमात का भी मौक़िफ़ है कि आर्टिकल 224 इन्वोक किया जाए और विद इन 90 डेज इलेक्शन होने चाहिए। जी जी, ठीक, बिल्कुल ठीक। आपका मौक़िफ़ ये है कि विद इन 90 डेज इलेक्शन होने चाहिए। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी, आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे जो तोशाखाना से मुताल्लिक अपील है, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। साथ ही साथ ख्वाजा हारिस साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से अलहदगी क्यों इख्तियार की है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब ने। जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जहांगीर साहब, अब बुनियादी सवाल ये है कि आज जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब, उनकी तरफ से ये रिमार्क्स आए कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो सैंडविच बन गया है बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट। ये आप क्या समझते हैं बतौर लॉ प्रैक्टिशनर, अदलिया के लिए ये रिमार्क्स किस बात के इंडिकेशन हैं और क्यों नौबत आई कि ऐसी बात करनी पड़ी? और क्योंकि एक अप्रोच ये भी अपनाई गई PTI लीगल टीम की तरफ से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस है उसी से मिलती जुलती दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी दे दी गई और वहाँ भी समाअत के लिए लग गई। ये देखें, बिल्कुल एक्सेप्शनल नोयत की प्रोसीडिंग हो रही है। अभी आप अगर इसको जुडिशियल देखें, जो प्रेसिडेंट है ये हमारे पास नहीं मिलते कि एक ही एट वन टाइम केस जो है वो हाई कोर्ट में भी चल रहा हो, फिर उसका सुप्रीम कोर्ट इंतज़ार कर रही हो। बातें केस की मेरिट के जो भी हैं, चाहे वो ठीक है गलत है, प्रोसीजरल इम्प्रोप्राइटी या प्रोसीजर प्रोप्राइटी ये डिमांड करती है कि जब आप एक ट्रायल कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो इस पर देखें टाइम लगता है। मैं नहीं कहता कि केस पढ़ने के कोई मंथ ले ले साल ले ले, लेकिन नॉर्मली जो है ना वो एक प्रोसीजर ये होता है कि हाई कोर्ट में जब कोई अपील या इंटरम एप्लीकेशन डिसाइड होती है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इस तोशाखाना वाले केस में ये हुआ कि जो पहले एप्लीकेशंस थी उन्होंने फ़ाइल की हाई कोर्ट में, तो वो डिसाइड किया हाई कोर्ट ने, तो उनके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन पेंडिंग थी। वो पहले भी 2-3 दफ़ा बेंच बने और कल जो बेंच बना है उसने कोई ज़्यादा ऑब्जर्वेशन दे दी इस पेंडिंग केस पे जो हाई कोर्ट में आज प्रोसीड होना था या आज प्रोसीड हुआ है और इस पर कल चला गया। वो थोड़ी सी अनयूजुअल लग रही है कि क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट तो कभी इस तरह नहीं हो कि इंतज़ार कर दीजिए, 2 मिनट ठहर जाइए, नीचे से फैसला आने दें, फिर हमको अपना फैसला करते हैं। वो आज जिस तरह उन्होंने एडजर्न कर दिया, वो कल कह देते जी कि ठीक है नेक्स्ट वीक तक हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो हम देख लेंगे। ये भी बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कि तेज़ तरीन इंसाफ है
रिसेंट हिस्ट्री में इस तरह कभी भी नहीं हुआ है। बात को लेकिन ये अब अच्छा जदून साहब, जाहिर है आपने भी देखा, हम भी इस चीज़ को रिपोर्ट करते रहे, विटनेस करते रहे कि अगर कोई मुलजिम है या कोई फ़रीक है वो किसी बेंच पे या जज पे एतराज़ कर दे तो उमूमी तौर पे वो ख़ुद को समाज से अलहदा कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पे मामला है कि एक दरख्वास्त ये भी दी गई कि मेरे जो केसेस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शिफ्ट कर दिए जाएं या लाहौर या पेशावर। ये पूरी की पूरी एक अदालत पे ही, एक हाई कोर्ट पे ही अदम एतमाद किसी मुलजिम या किसी फ़रीक की तरफ से पहले हुआ है क्या? और क्या आप समझते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो इसके असरात क्या होंगे जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है? ये देखें, ये अगर आप बाज़ बात होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है आर्टिकल 186A जो है उसमें पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है केस एक प्रॉमिस से दूसरे प्रॉमिस में ट्रांसफ़र कर सकती है हाई कोर्ट से। लेकिन वो एक आध केस हुआ जिसमें इस तरह आपको रिसेंट एग्जांपल अगर दूं तो आसिफ जरदारी के नैब के केसेस थे सिंध हाई कोर्ट से, वो भी हालांकि बड़ी रिजर्वेशन थी उन के सुप्रीम कोर्ट ने इधर मुंतकिल कर दिए इस्लामाबाद में। तो ये अब बड़ा अनयूजुअल होता है, उसमें नहीं करना चाहिए इस तरह। लेकिन इनका ये इतराज़ है एक सिर्फ चीफ जस्टिस पे। अब मेरा तो इस पे ये थोड़ा सा नुक्ता नज़र है कि अगर इनको रिलीफ इसी जस्टिस से मिल जाए तो कहते हैं ठीक है, अगर ना मिले, इनकी कोई अगेंस्ट आने के चांस हो तो ये कहते हैं जी नहीं जी ये तो बाइस्ड हो गए हैं। या तो देखें ना, एक जज पे आपको, अब अगर पीछे आप थोड़ा सा हिस्ट्री में देखें तो एक आज भी मुअज़्ज़ज़ जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो आज ही बैठे हुए हैं। मैं नाम भी ले लेता हूँ, जस्टिस एजाजुल हसन। वो मियां नवाज शरीफ के या PMLN के केसेस में मॉनिटरिंग जज रहे हैं और वो उस बेंच का हिस्सा रहे हैं जो किसी न किसी तरह PMLN से या पार्टी से कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन में आए, बाद उन्होंने काफ़ी दफ़ा उन्होंने रिस्ट्रेंट शो किया कि इन पे ऑब्जेक्शन न करें। लेकिन अभी एक दो दफ़ा रिसेंटली उन्होंने किया ऑब्जेक्शन, तो वो उस बेंच से नहीं हटे हैं। ये जज की अपनी स्वबदी होती है, अगर वो चाहते हैं जी कि मैं फैसला ठीक करता हूँ। अब देखें ना, इंसाफ तो ये है कि इंसाफ आप करें और होता हुआ नजर आए। तो वैसे किसी बंदे को अगर पर्सनली वो समझता है कि मेरा इस बंदे के साथ कोई, उसमें वजूहत होती है ना, मिसाल के तौर पर जज आपकी अगेंस्ट पार्टी का वकील रहा हो या कोई रिलेटिव ऐसा हो जज को आप देखें कि इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो जज खुद बहुत जज को केस से लदा होना चाहिए। तो इसमें तो आमर फारूक साहब का तो ये है कि जब वो PTI के हक में, क्योंकि आप कल देखना सस्पेंड हो जाएगी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं जहांगीर साहब। मैं इसके साथ ज़रा एक टाइमलाइन शेयर करूंगा जो चेयरमैन PTI के केसेस जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में रहे हैं और वहाँ से उनको किसी हद तक रिलीफ मिलता रहा। हिलाली साहब, एक डिस्कशन जो है वो जदून साहब ने भी की है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ख्वाजा हारिस साहब जो बड़ी इस्तकामत, बड़े ज़ब्त के साथ उन्होंने केस लड़े चेयरमैन PTI के और वो खासे कामयाब भी रहे उनको टाइम दिलवाने में, उनको रिलीफ दिलवाने में, और इस मोड़ पे आके वो छोड़ गए। और बुनियादी जो सुनने में आया है, ज़राए बताते हैं कि उनका एतराज़ ये है कि आप जिस तरह एतराज़ उठा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, ये तरीका ठीक नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, अब लतीफ़ खोसा साहब ने जो उन्हें रिप्लेस किया है तो बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि इससे ज़्यादा फ्रिवलस केस, इससे ज़्यादा बेकार मसला मेरे ख्याल में बड़े मुश्किल कि एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट एक दिन में दे आर सीज्ड ऑफ अ केस जिसकी कोई वैल्यू, वर्थ और इम्पोर्टेंस नहीं है। आखिर इमरान खान के खिलाफ जो चार्ज है वो क्या है कि उसने डिक्लेयर नहीं किया कि तोहफा के लिए जब वो फरोख्त किया उसके पैसे मिले। भाई, वो जो तोहफा फरोख्त किया वो टैक्स में डिक्लेयर किया है। हाँ, टेक्निकली उसने अपने फॉर्म पे नहीं लिखा और प्रोसीजरली गलत है, मगर गवर्नमेंट से खरीदा। भाई, गवर्नमेंट को तो पता था। ये तो ऐसा नहीं है कि उधर से बैठ के दुबई में सीक्रेटली तनख्वाह ले रहा था। ये गवर्नमेंट से खरीदा था और डिक्लेयर किया कि इतने पैसे मैंने वसूल किए हैं इसके लिए टैक्स रिटर्न में। ठीक है, गलती ये थी कि प्रोसीजरल गलती कि उसने अपने फॉर्म में नहीं बताया जो भरना पड़ता है इलेक्शन के पहले, नंबर 1। दूसरी बात, मुझे आप बताएं, एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं अगेंस्ट द डिसीजन, फैसले का, दूसरी तरफ हाई कोर्ट में कह रहे हैं बेल चाहिए आपको। अच्छा,
और मज़े की बात है जो आप कहते हैं कि खोसा साहब ने जिस उसको जो ट्विस्ट दिया है, मैं तो बता रहा हूं खोसा साहब ने कहा है देयर इज नो केस टू आंसर। इसलिए जिस आदमी ने, जिन लोगों ने वो केस को पेश किया है, उनका जुरिस्डिक्शन है नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कैनॉट टेक अ केस, इट मस्ट बी इलेक्शन कमीशन का पूरे बोर्ड से आना चाहिए जी। तो ये बेकार सा केस है। देखिए, चलिए सीधी बात करते हैं, ये केस का आप तो कोई मकसद ही और माने नहीं है ना, इसलिए सबको पता है अगर बेल भी मिल जाए वो तो फौरन रीअरेस्ट हो जाएंगे जी। ये तो कहा गया है कि 9 मई के चार्जेस पे उनके खिलाफ हैं। तो क्या ये क्या लेकिन उसमें जो हिलाली साहब पॉलिटिकली देखा जाए वो कन्विक्टेड हो चुके हैं। उनका जो एक रेपुटेशन थी सादिक और अमीन वाली, वो भी हर्ट हुई है, फिर वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए हैं, नुकसान तो उनको हुआ है। बहरहाल ये जो आप बात कर रहे हैं, ऐसी बात जब नवाज शरीफ साहब पे कन्विक्शन हुई थी तब भी की जाती थी। मेरा जुदून साहब जो आपने पॉइंट रेज़ किया था, अगर मैं जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं आमिर फ़ारूक साहब, उनके अदालत में जो केसेस गए हैं पीटीआई से मुताल्लिका, मैं उनकी फहरिस्त की बात करूं और जिसमें पीटीआई को रिलीफ मिलता रहा है वो बड़ी डिटेल्ड है। मैं कुछ गिनवा देता हूं। 2 फरवरी को आज़म सवाती साहब को गिरफ्तारी के बाद ज़मानत आमिर फ़ारूक साहब की कोर्ट से मिली। 28 फरवरी को जो प्री अरेस्ट बेल है वो इमरान खान साहब को मिली अटेम्प्ट टू मर्डर केस में। अच्छा, फिर इसी तरह 14 मार्च 2023 को फवाद चौधरी साहब को यहाँ से जो है वो ट्रांजिटरी बेल मिली। इसी तरह आमिर महमूद कियानी साहब को यहाँ से जो है वो 10 दिन की प्रोटेक्टिव बेल मिली। एक लंबी फहरिस्त है अगर मैं देखता जाऊँ यहाँ पे। जो रिवीजन पटिशन थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 17 मार्च को यहाँ से जो इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस है उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी के ऑर्डर दिए गए इस्लामाबाद पुलिस को, और एक लंबी फहरिस्त है और ये सिलसिला एक बहुत तवील है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम से एतराज़ उठ रहे हैं, और क्या ये वही एक स्ट्रेटजी है कि जो हमने देखा था कि पीटीआई ने साल पहले हुकूमत में होते हुए इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर दिया था मुस्ताफ़ी होने का, उनको लग रहा था कि वो जो फॉरेन फंडिंग केस है वो गले आएगा। अब देखें ना, ये बिल्कुल अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देखें, बिल्कुल अनबाइस्ड, तो ये इनकी प्रेशर टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी। मैं ये नहीं कहता कि एक अदालत भी गलत उस भी गलती हो सकती है, फैसला एक गलत हो सकता है और उसके आगे रेमेडी मौजूद होती है। लेट्स से ट्रायल कोर्ट ने एक फैसला किया है, जो मुल्ज़म या जो पार्टी है डिफेंस वाली वो समझती है गलत है, या इनके अगर आगे में आया था प्रोसिक्यूशन समझती है कि हमारा केस ठीक था, वो फैसला नहीं हुआ है, तो उनके आगे देखें ना कि एपेलेट फोरम मौजूद है और वो स्टैट्यूटरी अपील आपकी उसी एक्ट के अंदर जो है इलेक्शन एक्ट के अंदर मौजूद है, आपने अपील कर ली। अगर मैं तो कहता हूँ ये जो अब ये सारी दुनिया कहती है ना कि अमयून दिलावर ने ये गलत, मैंने कहा अमयून दिलावर ने पीटीआई को फेवर की है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसने जल्दबाजी में अपना ठीक केस भी ख़राब कर दिया है। देखिए ना, एक आप सारे केस को सही तरह चलाते हैं और आखिर में आके आप 2 घंटों 4 घंटों या 1 दिन की वजह से केस जो है पूरी हर बंदा कह रहा है जी उसने जल्दी में उनका सारा केस ही इस पर स्टैंड कर रहा है कि जी हमारी एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं लेके आए। तो अगर मेरी भी ये पर्सनल ओपिनियन है, अगर वो 1 दिन या 2 दिन उनको टाइम दे देता, वो एविडेंस इनकी रिकॉर्ड पे आ जाती, उसके बाद फैसला होता तो वो ज़्यादा बेहतर फैसला हो सकता था, वो ज़्यादा मतलब जजमेंट वो ज़्यादा इंडोर्स होती लोगों की नज़र में। अब उसने जल्दी में उसने इंग्लैंड जाना था ट्रेनिंग के लिए। मैं तो मुख्तलिफ चैनल पे पता नहीं कोई 25-30 दफ़ा हर एक चैनल पे बार बार कह चुका हूँ कि वो 1 दिन डिले कर जाता, 1 दिन 2 दिन के बाद चला जाता। अगर उसने ट्रेनिंग ही करनी थी तो कहता जी मैं छुट्टियों के बाद केस ले लूँगा। तो ये मतलब है, एक आप देखें ना, जितना भी आप केस को किसी भी तरह से केस के अंदर जोल पैदा करेंगे उसका बेनिफिट हमेशा एक्यूज को जाता है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग केस भी हो तो अगर उसके अंदर आपने कोई प्रोसिक्यूशन की साइड पे या किसी कोर्ट की वजह से कोई भी उसके अंदर डिफेक्ट आ गया ना, उसका अल्टीमेटली प्रोसीजरल डिफेक्ट आ गया, तो वो ये सेटल जूरिस्प्रूडेंस है कि उसका बेनिफिट जो है एक्यूज को जाता है। और ये बेनिफिट कल आप देख लेना, मैं प्रोटेक्शन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसी बेनिफिट का फ़ायदा उठाते हुए हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हाई कोर्ट इनकी जो सज़ा है वो सस्पेंड कर दे। यानी आप ये इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि ये सज़ा सस्पेंड भी हो सकती है।
इम्कान इसलिए जाहिर कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो रिमार्क्स उनको नहीं देने चाहिए थे वो रिमार्क्स दिए एक ऐसे पेंडिंग केस में जो उसकी प्रोसीडिंग अभी शुरू नहीं हुई थी, होने वाली थी, उन्होंने डायरेक्शन दे दी। तो आप देखें ना, अब मयून दिलावर ने तो ये सारे कहते हैं जी ये गलती की जो उसने बहुत जल्दी में, अब इसमें भी देखें ना, आज तो उन्होंने इनकी बात मान कर उन्होंने कहा जी ठीक है कल पे, अगर हाई कोर्ट कहते नहीं जी अभी आप जल्दी करें, आधे घंटे में हम फैसला करते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, फिर ये कहते हैं जी आप देखो हमें तो टाइम ही नहीं दिया गया। जिस तरह उन्होंने कहा है डिफेंस साइड ने उधर जाके मयून दिलावर की कोर्ट में, जी हमें तो आधे घंटे का टाइम दिया, आज ये हाई कोर्ट में कहते जी हमें तो टाइम ही नहीं दिया। हाई कोर्ट ने कहा जी, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आज ही फैसला करें। आज हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा मतलब जेस्चर शो किया, उन्होंने कहा जी आप कितना टाइम लेंगे आर्गूमेंट के लिए, उन्होंने इनके वकील ने कहा जी 3 घंटे, उन्होंने कहा ठीक है आप 3 घंटे टाइम ले, हम आपको कल टाइम देंगे। हम हालांकि यूजुअली जो है फ्राइडे के दिन डीबी जो होती है डिविजनल बेंच जो 2 जज हैं वो उनका बेंच नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा हम स्पेशली कल आएंगे और ये केस दोबारा सुनेंगे हम। अच्छा सही है, ये जो आपने बात की है मैं हिलाली साहब की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन ये जो ख्वाजा हारिस साहब का पीछे हट जाना है, जहांगीर जदून साहब और लतीफ़ खोसा साहब का आ जाना है, फ़र्क पड़ेगा केसेस पे इससे? नहीं, अब वो खोसा साहब तो पहले भी वकील थे, इनके वकील बहुत ज़्यादा हैं, उसमें अगर आप कोई भी एप्लीकेशन देखें इन कम से कम 10-15 वकीलों के नाम होते हैं। ख्वाजा साहब बेसिकली वो ए पोलिटिकल वकील है, वो पोलिटिकल वकील नहीं है, तो वो ये चाहते हैं कि जो केस मैं कर रहा हूँ तो मैं ही उसको लीड करूँ, मेरे साथ कोई इंटरफेरेंस ना हो। इसमें आपको पता है जो सियासी लोगों के केस होते हैं, पहले उनके पास जब नवाज शरीफ केस है तो वो लाहौर से दूसरे वकील जब आ जाते थे तो फिर भी ख्वाजा साहब थोड़ा सा इनार्ड हो जाते थे। तो अभी मेरे ख्याल में यही वजह बनी है कि जब केस एक लीडिंग वकील होता है उसी का लीड करना चाहिए तैयारी के लिए, वो मेरे ख्याल में, मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में, उन्होंने पिछली तारीख पे भी वो पीछे बैठ के थे, उन्होंने उनको माइंड किया है कि जी केस मेरा है, मुझे आर्गू करना चाहिए, तो दूसरे वकील आ जाते हैं। तो सियासी वकील तो आपको पता है फिर उस केस को पॉलिटिकली भी एंगल से देखते हैं हर तरह से, तो इस वजह से मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा सीनियर वकील हैं, उनके अपने प्रिंसिपल भी हैं और वो प्रोफेशनली लेते हैं केस, और सियासी बेस पे नहीं लेते, ना उन्होंने कभी पॉलिटिक्स में इस तरह का कोई दिलचस्पी ली है कि मैं एज ए पोलिटिकल केस ये ले लूँ। तो और फिर उनका ये भी रहा है ट्रैक रिकॉर्ड कि वो नॉर्मली किसी भी कोर्ट पे ऑब्जेक्शन करने के हक में नहीं होते। आल्दो इस केस में हालांकि हम समझ रहे थे कि इमरान खान के केस में वो बड़े एग्रेसिव हो गए हैं, हालांकि मियां नवाज शरीफ केस में अगर जज साहब कहते जी आप 9 बजे आ जाएं तो कहते जी ठीक है आप बिल्कुल 9:45 तक पहुँच जाए। कभी भी जज की जो भी उन्होंने बात है कभी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, हालांकि पता था उन्हें केस की क्या नोयत है, पीछे क्या है, आगे क्या है, लेकिन इसके बावजूद ख्वाजा साहब ने जितनी भी बातें की वो मियाँ साहब को इस बात पे कन्विंस किया कि आपने एक तो कोर्ट पे ऑब्जेक्शन नहीं करना है और दूसरा जो भी कोर्ट कहेगी उसका आर्डर जो है वो आपने मानना है। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा हिलाली साहब, ये तो कोर्ट से मुतालिक बात हुई है, एक और जो डेवलपमेंट है, आज जो अमरीकी सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात की है और ये कहा है, अमेरिका की जानिब से पैगाम दिया गया है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के अवाम जिसको मुंतखब करें वही यहाँ पे ओहदा संभाले। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अब मुस्लिम लीग नून भी कह रही है 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाएं, पीपल्स पार्टी भी कह रही है 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाएं, ये इलेक्शन एक्ट में फिर तरमीम करने की क्या ज़रूरत थी? इसके मकासद फिर क्या थे? पहले तो क्लियर था कि सदर ने ही तारीख देनी है। तो अगर कहा गया है कि आप इलेक्शंस इतने दिन में करे जाएं, तो आप क्यों समझते हैं कि उतने दिन में हो जाएंगे? आप क्यों समझते हैं कि जो वो कहते हैं वो करेंगे? आपको तो एविडेंस है कि जो वो कहते हैं वो नहीं करते हैं, बल्कि एक आदत पड़ गई है, जो कुछ करो, कुछ कहो और कुछ और करो। मेरे ख्याल में ये सवाल नहीं आता है, सवाल ये आता है कि IMF के साथ आपने एक मुआहदा साइन किया है, वो मुआहदा क्या कहता है? मैंने सुना है कि वो कहता है कि 9 महीने के अंदर अगर आपने इलेक्शन ना किया और यू डोंट हैंड ओवर टू ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, अगर आप उनको ओहदा ना दें तो हम नहीं कि खुश नहीं होंगे या हम कुछ डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करेंगे, हम आपका प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। देखिए बात असल ये हुआ है कि अमेरिका पे बड़ा हिट हुआ है, अमेरिका को कहा गया है तुम डेमोक्रेसी चाहते हो, मगर ये जो हो रहा है पाकिस्तान में वो तो कहते हैं आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने जाके लोगों को भड़काया है। तो वो चाहते ये हैं कि ये जो इल्ज़ाम लग रहा है ये ख़त्म हो, इसलिए वो कह रहे हैं 9 महीने के अंदर अंदर आप इलेक्शन ख़त्म करें। अब उस वक्त अगर आपने कोई कर्ज़ नहीं दिया है वापस, उस हालात आपके इतने ही बुरे हैं, आपको IMF का फिर ज़रूरत है, तो फिर आप
करेंगे जो उन्होंने किया कहा है। मगर अगर आपके पास पैसे आ जाएं, हर लिहाज से हो जाए, तो आप क्यों करेंगे? आप कहेंगे नो नीड, और जरूरत ही नहीं है प्रोग्राम का। सही है। अच्छा हिलाली साहब, एक ब्रेक के बाद ज़रा इस पर डिटेल बात करेंगे। जो ब्रिक्स है, चाइना की ख्वाहिश है, यही सफारती ज़राए से खबरें आती हैं कि पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बन जाए, लेकिन पाकिस्तान के ये जो मामलात हैं IMF और दीगर, ये कितनी बड़ी रुकावट इसमें बन जाएंगे, और इससे मुराद मतलब चाइना क्यों ख़्वाहा है पाकिस्तान के लिए कि वो ब्रिक्स बने। ब्रेक के बाद इस पर हम डिटेल बात करेंगे। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद थे। जदून साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है मायनाज मईशतदान डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि रिज़र्व भी हमारे ठीक हैं, बाकी मामलात भी ठीक हैं, ये डॉलर 300 पे क्यों पहुंच गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो इकॉनमी है उसमें 2-3 चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं जो शॉर्ट रन में रुपये की जो मूवमेंट है उसको। एक तो ये है कि हमने जो अपनी इंपोर्ट्स हैं उस पर से कब्जा उठाई है, तो इंपोर्ट बढ़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी रेमिटेंसेस थोड़ी कम हुई हैं, हमारा करंट अकाउंट का खसारा बढ़ा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम जो हमने लिया वो IMF के साथ ये तय करना था कि हम 1.25% का फ़र्क रखेंगे, यानी कि बहुत कम फ़र्क रखेंगे इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट में। इसकी वजह से ये हो रहा है कि जो ओपन मार्केट है उसको चेज कर रही है इंटरबैंक, इसलिए ये इंटरबैंक जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ओपन मार्केट में इस वक्त भी डॉलराइजेशन जो है वो शायद रुक नहीं रही है। लोग डॉलर को स्टोर ऑफ वैल्यू समझते हैं और बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी है कि कुछ इंपोर्ट्स हमने मूव की हुई हैं टू दी ओपन मार्केट, उसको चेज किया जा रहा है। उसकी वजह से भी पाकिस्तान की जो इस वक्त ओपन मार्केट है उसका रेट काफी बढ़ा हुआ है। एक और चीज भी बड़ी जरूरी है कि जो इनफ्लोज हमने एक्सपेक्ट किए थे इंटरबैंक में वो क्या थे। जैसे हमने एक्सपेक्ट किया कि हमारे $750 मिलियन वर्ल्ड बैंक से आने हैं, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया कि हमारे $9 बिलियन हमने तय किए हैं जेनीवा में, वो पैसे आ जाएंगे। उन फ्लोज में अभी कुछ खातिर खा हमें चीज होती दिखाई नहीं दे रही। एक और चीज है, आई थिंक कि जो अथॉरिटीज हैं उनको थोड़ी सर्टेनिटी क्रिएट करने के लिए अगले 3 से 4 माह के इनफ्लोज जो हैं उनको एज अ पॉलिसी मेजर लोगों को बताना चाहिए, मार्केट्स को एक सिग्नल करना चाहिए कि वी आर कंफर्टेबल। पाकिस्तान का जो IMF का प्रोग्राम है, याद रखिए कि ये फुली फाइनेंस तो है, बट IMF भी ये कह रहा है कि इस पे एक्सेप्शनल रिस्क्स हैं। और जहां आपने जिक्र किया पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ज़खायर का, अच्छा किया कि आपने ये कर दिया। पिछले हफ्ते का डेटा जो अभी हमारे सामने आया है उसमें $125 मिलियन की गिरावट है और रिजर्व्स एक दफा फिर $8 अरब की सतह से नीचे $7.9 अरब के करीब चले गए हैं। कमर्शियल बैंक्स को छोड़ के ना, कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व छोड़ के आगे चलने के लिए पॉलिटिकल सिग्नलिंग जरूरी है, टेक्निकल सिग्नलिंग जरूरी है। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। कुछ साइडलाइन जो चल रही हैं, जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे मज़ीद बात भी करूँगा। मैं हिलाली साहब की तरफ आना चाहता हूँ। हिलाली साहब, एक नक्शा जो है ना वो बदल रहा है दुनिया का। अब अर्जेंटीना, ईरान, UAE, सऊदी अरब, इथोपिया, इजिप्ट, इनसे मुतालिक इत्तलात आ रही हैं कि ये ब्रिक्स का हिस्सा बन जाएंगे। और ये भी इत्तला है कि चाइना की ख्वाहिश है पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बने। पहली बात तो ये है कि ब्रिक्स पे इजारादारी किसकी होगी? क्या भारत की होगी, चाइना की होगी या रूस की होगी? और ये ब्लॉक अगर सामने आता है तो ये कोई टफ़ टाइम होगा वेस्ट के लिए, अमेरिका के लिए? कोई नई करेंसी आ जाएगी, डॉलर से लोग आज़ाद हो जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ब्रिक्स जो है इस वक्त 46% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वो ब्रिक्स में हैं। और मेरे ख्याल में जब ये 6 मुल्क और जिनका आपने नाम लिया, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया जिधर 300 मिलियन या 350 मिलियन लोग रहते हैं, तो मेरे ख्याल में ओवर 50% हो जाएगा। ये इसलिए हो रहा है कि अमेरिका जो है, अमेरिका तो अब ग्लोबल रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहा है। WTO तो तबाह हो गया है। WTO के रेगुलेशंस जो हैं अमेरिका ने उसको
कुछ नहीं, जूती के नोक पे मारता है। क्यों? इसलिए कि WTO के रूल्स उनको सूट नहीं करते हैं। अब यूक्रेन का जो मसला है, वो चाहते हैं कि सैंक्शंस इम्पोज करो। सैंक्शंस आप अपने पॉलिसी के लिए इम्पोज करना चाहते हैं, अजीब किस्म के कानून बनाने चाहते हैं, स्काई वो करते हैं, ख़त्म करते हैं, वो जो फॉरेन एक्सचेंज, ये वो, यू कांट डू दिस। अगर आप एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के मेंबर हैं, यू हैव टू फॉलो ग्लोबल रूल्स। ये अमेरिका करना चाहता है, तो कोई मानता ही नहीं है कि ये कुछ कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, रीजनल लोग रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं। हालांकि ये जो है ब्रिक्स, ये तो कुछ रीजन से थोड़ा ज़्यादा लगता है मुझे। तो ये बड़ा अच्छा है। अच्छा, इनका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। देखिए, अमेरिका का डॉलर का पीछे क्या है, पेट्रो डॉलर ना। अगर एनर्जी आप ले सकते हैं, अगर कुछ नहीं तो डॉलर हो, तो आप पेट्रो डॉलर्स। अब पेट्रो डॉलर्स ख़त्म हो रहे हैं, वो इतने लोगों को, अमेरिका खुद कफ़ील हो गया है तेल में, उसको ज़रूरत नहीं है। तो लोग, और ख़ास तौर चाइना, जिनके ऊपर अमेरिका का प्रेशर पड़ रहा है, जिनको तेल की ज़रूरत है, वो कहते हैं अच्छा बच्चू ठीक है, हम गोल्ड स्टैंडर्ड चाहते हैं, हम वापस गोल्ड स्टैंडर्ड पे जाना चाहते हैं। बैक द ऑयल विद गोल्ड। गोल्ड का मोनोपोली नहीं है जैसे आपके पास था जब मिडल ईस्ट को आप कंट्रोल करते थे, और आपके पास भी जो तेल था। तो लिहाजा ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, हम अमेरिका के दबाव में आ गए हैं, या IMF का एग्रीमेंट हमें अमेरिका के साथ वो रिलेशनशिप कायम किया है जो एक ज़माने में होता था 20-30 साल पहले। जो वो कहते थे, जंप कहते थे, हम कभी नहीं कहते थे क्यों, हम कहते थे हाउ हाई। तो अब जो हो गया है, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। चाइना के मदद के साथ दूसरे इकोनॉमीज में इसमें शरीक हैं, हम जाएं। मैं तो कहता हूं अगर आप कर्ज भी लेना हो तो इट विल बी गिवन एक मुल्कों के साथ जो कुछ बैकिंग है उनका। चाइना, माय गॉड, इट्स अ वेरी बिग कंट्री। जी बिल्कुल ठीक। तो मैं, ये हो रहा है, मगर हिंदुस्तान हमारे आने का खिलाफ है और वो नहीं चाहता है। और हम खुद, आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान ने अभी तक वी मेड अप आवर माइंड्स, इसलिए अमेरिका तो ब्रिक्स को नहीं पसंद करता है। अच्छा, मैं खाकान नजीब साहब, एक तो गोल्ड स्टैंडर्ड की बात, आप इलाली साहब की बात से एग्री करते हैं कि अब ज़माना उस तरफ जाएगा, और दूसरा पहलू मेरे सवाल का ये है कि इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का भी है और ब्रिक्स का भी की मेंबर है। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक स्टेक्स हैं उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हाउ टू बैलेंस अप्रोच, हाउ टू ऑप्ट बैलेंस अप्रोच इन US चाइना राइवलरी। तो करना क्या होगा? देखिए, करना तो ये है कि पाकिस्तान ने पहले ये डिसाइड करना है कि हमने अपने बेसिक्स ठीक करने हैं। अगर हम एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे तो ज़रूर किसी दिन पाकिस्तान में भी टेलीफोन जो है अमेरिकन कंपनीज आके मैन्युफैक्चर करेंगी। पहले तो हमने अपना घर ठीक करना है। मतलब ये सारे लोग आपके पीछे भागेंगे और इंडिया के यहाँ जाकर क्यों सेटअप हो रही हैं मर्सिडीज की फैक्ट्रीज, क्यों सेटअप हो रही हैं वहाँ पे आईफोन बनाने की फैक्ट्रीज, क्योंकि वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब ऑल्टरनेटिव आपको ऑफर कर रहा है टू चाइना। और आपको पता है कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स में एक मूवमेंट आई है कोविड के बाद। सो पाकिस्तान को अपने बेसिक्स ठीक करने हैं। दुनिया आपके पीछे तब आएगी जब आपकी अपने बेसिक्स, एक अच्छी यंग पॉपुलेशन है, उस यंग पॉपुलेशन को ट्रेन करना है कि वो कुछ डिलीवर कर सके, अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ानी है। ये तो पहली बात है। आप जिसकी गुफ्तगू कर रहे हैं वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। हमें एक अच्छी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करनी है। हमें ये रियलाइज करना है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नए बन रहे हैं, दुनिया में नए पेमेंट के मैकेनिज्म्स आ रहे हैं, नए फाइनेंशियल्स बिसाइड्स द डॉलर्स भी हो रहे हैं। हम चाइना से एक स्वैप में है, चाइनीज मनी के, हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं उनसे। हमारा जो खित्ता है वो ट्रेड का एक बहुत बड़ा हब है। चाइना से लेके अगर हम अपने ईस्ट नहीं भी देखते तो हमारा जो वेस्ट है जिसमें ईरान है, ये वो ममालिक हैं जो कि हमारे लिए एक ट्रेडिंग हब बन सकते हैं। और फिर पाकिस्तान की ट्रेड ऑल द वे टू द अरेबियन सी, ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। जहां तक ताल्लुक है, अभी GSP प्लस भी आपको यूरोपियन यूनियन ने दिया हुआ है। अमेरिका आपका एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, टेक्सटाइल्स का भी है। वो चीजें अपनी जगह चलती रहेंगी। ट्रेडिंग हब में किसी में भी जाना पड़ेगा। ब्रिक्स
और ये जो है इस वक्त ब्रिक्स जो है, मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता सकता हूं, पहले 32% ऑफ ग्लोबल जीडीपी ब्रिक्स में था। अब जो आपने कंट्रीज ऐड की हैं तो 37% ऑफ ग्लोबल जीडीपी जो है वो इसमें आ जाएगा ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी। ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन जाएगा जिसमें ट्रेड की मूवमेंट एक बहुत बड़ी चीज होगी। सो पाकिस्तान को भी आसियान, अब ब्रिक्स प्लस, अगर आप इन चीजों को देखें तो दिस इज the opportunity of the world to trade with each other, to live in peace and harmony। देखिए ना, सार्क जो है वो तो कामयाब नहीं हो सका, हम तो सार्क ममालिक से नहीं कुछ निकाल सके, ठीक है, खित्ते में डिफिकल्टी है। सो आई थिंक ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव है जो हमें पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। सही है। जफर हिलाली साहब, घर सीधा करना पड़ेगा, मामलात सीधे करने पड़ेंगे, ये कह रहे हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब। ये घर कैसे सीधा होगा? हमारे यहाँ अगर हम बिज़नेस की बात करें, 55 रुपये फ़ी यूनिट पे कौन यहाँ पे आके बिज़नेस लगाएगा, कोई कारोबार लगाएगा? 22-23% शरह सूद पे कौन बैंक से कर्ज़ लेगा? या मज़ीद हम बात कर लें तो डॉलर एक अनसर्टन सिचुएशन है, समझ नहीं आती, कारोबारी तबका 330 पे अपना कोई रेट फ़िक्स करे, कोई एस्टिमेट लगाए या 280 पे लगाए, तो ये घर कैसे सीधा होगा हिलाली साहब? देखिए, कब से लोग कह रहे हैं कि अगर आप ये घर सीधा करना चाहते हैं तो टैक्स दिलाएं सब लोगों से, लेट एवरीबॉडी पे टैक्स। आप तो करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे इदारे हैं जो टैक्स नहीं देते हैं, उधर जब चाहे टैक्स छूट ले लेते हैं। टेरेबल। मैं तो कहता हूँ NIC छोड़ें, हर आदमी के पास एक टैक्स रिटर्न होना चाहिए। मैं कहता हूँ हर पुलिस वाला जो है एक आदमी को कहे तुमने टैक्स दिया है कि नहीं, लगा बताओ तुम्हारा इनकम टैक्स का रिसीट क्या है। वो अगर वो बता सके कि मैं इनकम नहीं है मेरा, अच्छा किधर रजिस्टर्ड हो, कुछ तो करो यार, खुद गॉड सेक। दूसरी बात है, लुक एट द डिफरेंस बिटवीन अनऑफिशियल रेट और ऑफिशियल रेट। क्या ये कुछ नहीं हो सकता है? 15 रुपया का फ़र्क है। 20-30 रुपये का जब हो जाएगा तो फिर आप खुद ही सोचिए क्या होगा। माने कि फिर आपके रिमिटेंसेस तो ख़त्म हो जाएंगे, बैंक के थ्रू तो आएंगे ही नहीं। बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, मगर आपको पता भी है, मगर यू डोंट हैव द विल। आप डरते हैं कि वोट नहीं मिलेंगे। भाई तुम्हारे को वोट, वैसे मैं तो कहता हूँ गिनती तो खुद करते हो वोट का, मिल जाएंगे। अगर तुम खुद गिनती कर रहे हो अपने वोट का तो कोई नो प्रॉब्लम, आप कह दें हम जीत गए, कौन कहेगा नहीं जीते हैं। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये थक गए हम ये सुन के आप क्या कर सकते हैं, मगर आप करने के लिए तैयार नहीं है। यू डोंट हैव द विल। आपके कितने मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं कोई कैफ़े में बैठता हूँ तो लोग आके मुझे कहते हैं कि हम भी निकलना चाहते हैं, आप फॉरेन ऑफिस में रहते थे तो वीज़ा के बारे में बताएं, ये करें वो करें। यू नो द फीलिंग क्या है इस मुल्क में, द डिप्रेसिव फीलिंग। 19 लाख लोग जाते हैं, चले गए हैं लास्ट सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। जी हिलाली साहब, अब बात ये है कि अब उम्मीद तो नहीं छोड़ी जा सकती, बेहतरी की गुंजाइश तो रहती है और बहुत कुछ है यहाँ अगर हम काम करना चाहें। मैं खाकान नजीब साहब टैक्स की बात की है, ब्रीफ कमेंट आप कर दें। मुझे ये बताएं कि डायरेक्ट टैक्स मैं पे करता हूँ, लेकिन मैं उतने ही इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे करता हूँ जितने एक ऐसा शख्स जो डायरेक्ट टैक्स नहीं देता। मेरा कसूर क्या है और इसमें FBR की अचीवमेंट क्या है? तो दुरुस्त है आपकी ये बात। देखिए ना, हमें ये तय करना पड़ेगा कि इक्विटेबल और फेयर निज़ाम ये होता है कि जिसके यहाँ इनकम क्रिएट हो रही है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, रिटेल पे टैक्स, होलसेल पे टैक्स, जो हमारी कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स, ये सब काम तो करने पड़ेंगे ना। आप मैन्युफैक्चरिंग पे और सैलरीड क्लास पे बोझ तभी उठा सकेंगे, आप 17-18% का जो GST है उसको नीचे तभी ला सकेंगे जब ये काम करेंगे, और इसमें बहुत पोटेंशियल है। अब आने वाली हुकूमत, केयर टेकर्स, दे हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन। पाकिस्तान अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तभी आप डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन करके रिप्लेस करेंगे IMF, वर्ल्ड बैंक के फंड्स को। एंड दीज आर पॉसिबल थिंग्स। या तो ये होना कि हम ये कर नहीं सकते, या तो ये हो कि ये चीजें हैं नहीं मुल्क में, या ये इनकम है नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप 4 अरब सिर्फ कलेक्ट करें पूरे मुल्क से
जो आपका एग्रीकल्चर इनकम में से आए, जबकि आपकी इनकम जो है वो 2,500 अरब से भी ज्यादा हो। तो लेट्स बी फेयर, आई मीन लेट्स और जो आपका होलसेल और रिटेल है वो 18% है इकोनॉमी का। जी, we must now decide to be fair and equitable on tax as individuals। और सारी चीज हुकूमत पे ना डालें ना। आप जरा सा टैक्स लगाते हैं 3,000 का रिटेलर पे, तो सारा रिटेलर स्ट्राइक पे चला जाता है जी, और जी, गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ता है। थोड़ा हमें भी ठीक। सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। शुक्रिया आपका डॉक्टर खाकान नजीब साहब, जफर हिलाली साहब। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।